Good morning, all of you. Let us wait for one more minute. So, students, we were studying this economies of scale. Economies of scale we've already covered. Okay, tomorrow is the last date for your assignment to be submitted, right? I will not accept the assignment this time after tomorrow from any one of you. So, kindly do it in time. Try to submit it by today or latest by tomorrow in the night by 12. Any question, anything regarding that assignment, you can tell me. Any other issues we are facing about the assignments and all, please tell me. And this week I'm going to have your MCQ also because your I did not have it last week because you had your exams, reappear exams you were having, so I did not put any MCQ for you guys. But assignments are to be done, and I will not accept the assignment after tomorrow, please. MCQ, when will it happen? I am going to tell it to you soon, and mode of test would remain same, Google form, and timings and other things I'll tell you a day prior to the MCQ. Please revise, keep revising your syllabus and all the topics which we have covered. Until your last topic we covered in the second MCQ, till date, whatever topics we have covered, that would be the syllabus of your next MCQ. So let's quickly finish this economies of scale also, and we will start and move to the new topic then. So diseconomies of scale, basically what are those? These are the forces that cause the larger firms or the governments to produce goods and services at an increased cost per unit. नाउ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं कि वो ऐसे फोर्सेस जो कि कंपनी को बाइंड करते हैं या जिनकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम हो रही थी. हम कुछ भी ऐसा इंटरनली करते हैं बेटरमेंट के लिए या एक्सटर्नली भी, अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है या कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो चीज़ें हैं, वो फोर्सेस कह लीजिए या वो सिचुएशंस, वो ऑप्शंस, वो हमारे पास क्राइटेरिया जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होती है. नाउ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि हमारी इनकी वजह से ना हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है. ऐसे फोर्सेस जो कि हम अवॉइड चाहकर भी कर भी नहीं सकते, और ये भी दो तरह के होते हैं, इंटरनली भी होते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज ऐसे हैं फोर्सेस जो हमारे इंटरनली अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ होते हैं कि जो एक्सटर्नली अवेलेबल होते हैं, मार्केट में है, हमारी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं लेकिन हमारी फर्म में नहीं है, आउटसाइड दी फर्म है. सो दोज आर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. बट दोनों ही चीज़ें डिसइकोनॉमीज हैं, एंड दोनों ही चीज़ों से हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज होता है. जैसे ही कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट डाउन आ जाएगा. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में देखिए, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल इज अ फोर्स और दैट कैन कॉज लार्जर फर्म्स और गवर्नमेंट्स
टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट एन इंक्रीज्ड पर यूनिट कॉस्ट, कि उनको वो फोर्स भी ऐसा होता है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि वो चाहकर भी अपना उस प्रोडक्शन को जो कि इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है, जो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे थे पहले कम पे अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, वो रोक नहीं सकते, उन्हें करना ही पड़ेगा, फोर्सिबली करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ऐसा एग्जाम्पल है ही, गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनी गुड और सर्विसेज even if it is at the loss. Sometimes government produces certain goods and services for the country even at loss. हमें बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है, गरीब लोगों को सब्सिडी मिलती है, राशन शॉप्स पे बहुत सस्ता सामान मिलता है जो कि मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट खुद लॉस लेकर कुछ लेस फॉर्च्यून्ड या अंडर फॉर्च्यून्ड लोगों के लिए या ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ। या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एट टाइम्स क्या करती हैं कि वो इवन एट द हाई कॉस्ट प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट इट कैन बी अवेलेबल फॉर द नीडीज। तो इसका गवर्नमेंट सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि और कोई पर्सन एज एन प्राइवेट पर्सन कोई और एक बार को ना भी रेडी हो शायद लॉसेस पे काम करने के लिए, बट गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट इफ दैट सर्विस और द गुड इज रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी फॉर द country. But a point comes where some factors start operation in the opposite direction and the cost of production starts rise. These factors are sometimes called the internal. ये at times diseconomies जो है in the middle of the production process can also start. जैसे रेलवेज है, रेलवेज इज द हाईएस्ट और यू कैन सी द बिगेस्ट नेटवर्क इट वाज इन द कंट्री इन आवर इकोनॉमी, एंड वी यूज टू ट्रैवल बहुत सस्ते में। हमने देखा होगा कि टिकट्स और ट्रेन के लोकल ट्रेन के टिकट्स हैं या अदरवाइज भी जो लॉन्गर रूट्स पे भी लग्जरी ट्रेन के भी जो टिकट्स थे वो बहुत ज़्यादा cheaper price पे होते हैं than that of their cost. So why? Because railways was the government department and it cannot put very high prices for that particular travel thing or for that service for the citizens of the country. तो ये डिसइकोनॉमी का है कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स थे डिसइकोनॉमीज की जिसकी वजह से कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। रेलवे डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है? कोई भी छोटा सा एक कंपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा ना, इसकी भी बहुत ह्यूज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी, फिर उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी प्रोडक्शन को सर्विस गुड की या सर्विस की स्टार्ट करने से पहले ही इंक्रीज रहता है उसका कॉस्ट, मे बी लास्ट ईयर या कुछ प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अब कॉस्ट बढ़ गई हो, या फिर डिसइकोनॉमी इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस। मिडल ऑफ द प्रोसेस का मतलब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, कुछ काम हम कर चुके हैं, कुछ यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं गुड्स की, लेकिन in the middle because of some force, because of some factors, the cost or all of a sudden starts rising, then that is also called, these all factors are also called diseconomies of scale. डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल नाउ आर टू टाइप, जो मैंने बताया आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डिसइकोनॉमीज आर दोज फैक्टर्स विच आर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, मतलब दोनों ही राइज तो करेंगे, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको दोनों राइज तो करेंगे ही, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बट इंटरनल जो है वो अपने हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाले फैक्टर्स होते हैं विच इज अवेलेबल विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन इम्प्रूव इफ वी वांट। ओके, सो फर्स्ट इज अनविल्डी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? the topmost highest authorities in the organization which are actually taking the important decisions or almost all the decisions, उनकी अथॉरिटी या परमिशन के बिना कुछ भी काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा, वो मैनेजमेंट है। इमूवेबल या अनविल्डी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एट टाइम ऐसा होता है कि व्हेनेवर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, यहाँ पर इमूवेबल का मतलब है कि रिजिड है, अपनी तरफ से जैसा कि हमें एनवायरनमेंट या टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या मैनेजमेंट विद इन मैनेजमेंट ही हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनल डिसिप्लिन किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे कोई कंट्री है बिकॉज ऑफ से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की वजह से अपनी गवर्नमेंट ही नहीं चेंज कर पा रही हो,
50 साल 60 साल से एक ही गवर्नमेंट बार बार आ जा रही, तो वो अनविल्डी मैनेजमेंट हो गया। चाह कर भी अब वो इंटरनल फैक्टर हमारी कंट्री का के अंदर का प्रॉब्लम है, ये विद इन दी कंट्री इंटरनल कंट्री का प्रॉब्लम है। सो नो अदर कंट्री इज गोइंग टू कम एंड टेल द कंट्री पीपल कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट नहीं, इस पार्टी को चूज करो या एनीथिंग लाइक दैट। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इट हैपन समटाइम्स कि मैनेजमेंट ही अगर रिमूवेबल हो जाए या रिजिड हो जाए बिकॉज ऑफ वॉट वी आर नॉट एबल to bring down all the difficulties we are facing internally, because of which हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगर हमारी मैनेजमेंट ही फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड ही हो चुकी है, तो दिस इज ऑल्सो इंटरनल डिसइकोनॉमी। अनदर कैन बी टेक्निकल डिफिकल्टीज, इट कैन इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। टेक्निकल डिफिकल्टीज कुछ भी हो सकती है कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से टेक प्लेस कर रहा था, स्मूथली एवरीथिंग वाज टेकिंग प्लेस, बट इन द मिडल ऑफ द थिंग मे बी कुछ मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, या ऑल ऑफ अ सडन कुछ ह्यूमन कैपिटल में प्रॉब्लम आ गया कि देर आर अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अर्लियर दे वर अवेलेबल एंड दे वर डूइंग द वर्क वेरी नाइसली, बट नाउ मे बी they fell ill, or maybe they're not available. Anything can happen. So these are all technical difficulties which can anytime and every time take place in an economy also, or in any organization also, while the production process is taking place. So in the middle of the production process if it takes place, so all of a sudden in the middle it can also lead to the rising cost of production. अदरवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कभी भी इंक्रीज करने के लिए कोई भी फैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो डिसइकोनॉमी ही होगा। बस हमें ये देखना है कि वो डिसइकोनॉमी तब इंटरनली है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है, तो हम उसको इंटरनल डिसइकोनॉमी बोल देंगे। और अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का है और एक्सटर्नली अवेलेबल है, जो कि हमारी विद इन दी फर्म नहीं है, मे बी हमारी अपनी ह्यूमन कैपिटल नहीं है, हमारा अपना एसेट नहीं है, हमारी अपनी मैनेजमेंट नहीं है, और बाहर के कुछ फोर्सेज हैं एक्सटर्नली, तो उसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है देन दैट बिकम्स द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। ठीक है। In a large size firm, from a limit to the division of labor and splitting down to the production process, every machine has an optimum capacity for work and the optimum promotion with the other factor. If this proportion exceeded, internal economies diseconomies follow. जैसे कि अगर हमने हर मशीनरी का, हर ह्यूमन कैपिटल का, हर किसी पर्सन का जो भी कुछ काम इन्वॉल्व है, एसेट है हमारे, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी कैपेसिटी होती है मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, कि इससे ज़्यादा का कोई पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इवन इफ इट इज़ ह्यूमन कैपिटल, यू कैन नॉट मेक अ पर्सन वर्क फॉर द लॉन्गर टाइम और आउट ऑफ हिज कैपेसिटी फॉर द लॉन्गर टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम तक हम ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज देयर वुड अ टाइम और अ पॉइंट वुड कम देन कि जो उसका एक तरीके से स्मूथली और प्रोडक्शन का जो उसका कैपेसिटी है वो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, तब भी हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। मैनेजरियल और लेबर इनएफिशिएंसीज को भी हम इसमें भी बोल सकते हैं। डिसइकोनॉमी ही है बेसिकली, चाहे वो मैनेजमेंट के एंड पे हो कि मैनेजमेंट अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से नहीं संभाल पा रही, अपने जूनियर्स को, अपनी एंटायर टीम को, ब्लू कॉलर पीपल से लेकर अपने ऊपर तक जितने भी लोग हैं सभी को अगर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के साथ एफिशिएंटली उनका टैलेंट यूज़ नहीं कर पा रही और उनको हैप्पी नहीं रख पा रही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द इकोनॉमी ऑल्सो, तो डिसइकोनॉमी होगा ये। और लेबर इनएफिशिएंसीज का भी मतलब ये होता है एट टाइम्स कि लेबर जो है दे कैन प्रोड्यूस मोर बट दे डोंट प्रोड्यूस मोर समटाइम्स। वो उनका अपना पर्सनल मैटर भी हो सकता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, बट देन अगेन मैनेजमेंट का रोल फिर ये आता है टू आइडेंटिफाई दोज हु आर द इनएफिशिएंट लेबर्स। उनको या तो पेमेंट में कम कर हमें करना चाहिए कि उनको इक्वली पे ना हो, या एनीथिंग लाइक दैट, हु आर द लेस maybe the people who are not performing up to the mark or who are inefficient in that in comparison to the other labors or the other human capital, we should eliminate them either, or we should do something so that we can somehow eliminate the diseconomy, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ है और हमारे हाथ में है ये। नो एक्सटर्नल कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी वो सारे फोर्सेस होते हैं विच अल्टीमेटली लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री, मे बी आर कॉल्ड द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, एंड दीज पीपल आर जनरली आउटसाइडर्स। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी जिसकी भी वजह से होती है, ये सारे फैक्टर्स, चाहे वो पीपल हो या कुछ और भी चीज़ हो, ये सब कुछ हमारे एक तो कंट्रोल में नहीं होता, विद इन द इकोनॉमी नहीं होता, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता,
और दूसरा कि क्योंकि हमारी सिर्फ हमारी ही कंट्री से नहीं इन्वॉल्व है या हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व नहीं है और आउटसाइड फोर्सेस हैं ये, तो हमारा कंप्लीट कंट्रोल इन पे नहीं है। जैसे कि रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स एंड बायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स होते हैं वो लोग जिनसे हम, जो कि हमारी तरह से वेंडर्स होते हैं, जिनसे हम अपना प्रोडक्शन के प्रोसेस का कुछ भी इनपुट खरीदते हैं। जो कि सप्लाई हमें कुछ सामान करते हैं, सप्लायर्स भी अगर हमें सामान नहीं देंगे तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है हमें कहीं से, या कि वो कुछ चीज़ें हमें लेके आनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से अंदर लेके आनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने बाहर का हायर किया हुआ है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है और वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते, हमें बाहर से लेनी पड़ती है वो चीज़। वो सब सप्लायर्स होते हैं जो हमें वो सब चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी टेलीकॉम सर्विस, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय और फ्रॉम वेयर वी टेक द ह्यूमन कैपिटल। सो दोज आर द सप्लायर्स एंड हु आर द बायर्स। बायर्स होते हैं हमारे क्लाइंट्स, जो कि हमारा एक्चुअल में फिनिश गुड जब कंप्लीट हो जाएगा और अवेलेबल है फॉर द सेल, उनको उनको हम अपना वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हमारा रिलेशनशिप अगर सप्लायर्स से ठीक नहीं है या बायर्स से भी ठीक नहीं है, सप्लायर्स तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ सामान जिनसे हम बाय कर रहे हैं कुछ, और बायर्स वो जो हमसे हमारे फाइनल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो बाय करेंगे। तो ये सारे लोग कौन हुए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है नहीं, ये दीज आर दी आउटसाइडर्स पीपल बेसिकली। अगर इनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, okay, so relationship with these suppliers or the buyers are the external diseconomies अगर relationship ठीक नहीं होता तो। next is competition with labor। लेबर का मतलब यहाँ पे है कि ह्यूमन कैपिटल, चाहे वो लेबर लो क्लास हो या फिर वो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी रिक्वायर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपटीशन विद लेबर का मतलब है कि मार्केट में और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लोग अवेलेबल हो सकते हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी कंट्री में नहीं लेके आ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमी लेवल पे बात करूं, यूएस में कितने सारे कॉम्पिटिटिव ह्यूमन कैपिटल हैं जो वो इंडिया से मंगवाते हैं। उनकी विद इन दी कंट्री उतने इंटेलिजेंट लोग शायद नहीं हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज से भी मंगवा पाते हैं। कंपटीशन विद लेबर, कितने सारे लोग इंडिया से जाके दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं ना। इसका क्या मतलब हो, क्या उनकी कंट्री में नहीं है वो अवेलेबल, वो पर्टिकुलर रिसोर्स या उस एक्सपर्टीज का या स्किल्ड का लेबर उनकी कंट्री में शायद अवेलेबल नहीं है, या अगर है भी तो इस कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है, तभी वो दूसरी कंट्रीज से बुलाते हैं लोग। और ये सेम चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होती है, एक बिजनेस पे भी अप्लाई होती है कि जो उसकी ह्यूमन कैपिटल उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में कितना अच्छे अवेलेबल है। हो सकता है हमने एक ऐसे अंडर स्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन को हायर किया हुआ है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, और उससे ज़्यादा बेटर स्किल्ड पर्सन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर है और हम हायर नहीं कर पा रहे तो ये हमारे लिए डिसइकोनॉमी हो गई, और अगर हमें चाहिए और मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो भी हमारे लिए डिसइकोनॉमी, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी होगी। बट क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल ये पॉइंट है कि वो पर्सन मार्केट में अवेलेबल है, आना नहीं चाहता हमारे पास, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बिकॉज ही इज़ नॉट आवर एम्प्लॉई एंड ही इज़ नॉट गेटिंग रेडी टू इवन एक्सेप्ट आवर ऑफर। तो वो पर्सन क्योंकि एक्सटर्नल है और ये प्रॉब्लम फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट हाई हो रहा है। कॉस्ट किस तरह से हाई होगा? जब हम अंडर स्किल्ड पर्सन को, ह्यूमन कैपिटल को हमने अपॉइंट किया और हमने उससे काम करा रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा ही ना। रादर देन एक एफिशिएंट पर्सन आकर उसको मे बी काम को और अच्छे से एफिशिएंटली करे, मे बी और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो कॉस्ट हमारी कम आएगी। That is why competition with labor is again an external factor of diseconomy. Now increase in labor costs. Increase in labor cost का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल जो है जितना ज़्यादा स्किलफुल होती जाती है उतना ज़्यादा वो अपनी कॉस्ट भी बढ़ाती जाती है। हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वी आर लाइक 12th, there is a person like I am supposed 12th pass person, okay, and I am available in the market for some job,
तो मैं क्या जॉब कर सकती हूँ उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट एजुकेटेड मच, बट इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ केपेबल ऑफ टू बिकम अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट और अ डॉक्टरेट और एनीथिंग लाइक दैट, मोर देन दैट, तो ऑब्वियसली more education, more like my cost would be increase in the market, or maybe I will then not accept the low level cost. या मेरे पास एक बार एक्सपीरियंस आ गया, सपोज एक पर्सन है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, या एक पर्सन जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनकी कॉस्ट सेम नहीं होगी. तो every time with increase in the time, the labor costs are also increasing. और इसको कुछ भी करके ना तो कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी रोक सकती है, ना किसी कंट्री की इकोनॉमी गवर्नमेंट रोक सकती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते करते रोक सकती है कि मार्केट में क्या हो रहा है. मार्केट में दूसरी कंपनीज जो हैं वो हायर कॉस्ट दे रही हैं अपने लोगों को. इससे क्या, सपोज इन्फोसिस एक है ऑर्गेनाइजेशन, एक टीसीएस ऑर्गेनाइजेशन, तो बोथ आर द कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, कॉम्पिटिटर्स इन दोनों. इन्फोसिस अपने लेबर की कॉस्ट नहीं बढ़ाता, टीसीएस ने इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. तो इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट. अब एक कंट्री, एक कंपनी का कंट्रोल दूसरी कंपनी के लोगों पर नहीं है, दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट पे नहीं है, मार्केट में क्या हो रहा है वो नहीं है, न्यू कोर्सेज कौन कौन से आ रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एजुकेशन फैक्टर्स क्या क्या होता है, एजुकेशन का जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए वो एक्सटर्नल हो गया, इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट. अब ये सारी चीज़ें जब मार्केट में बढ़ रही हैं तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट तो करेगा ही. जब कोई एक पर्सन को दूसरी कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तो वो मेरे पास या तो नहीं आएगा अगर मैं सैलरी उतरी नहीं दूंगी, right? So this also impacts the economy in the same fashion the way it does in the in a company. ट्रैफिक कंजेशन इन द इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी एक एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी. आप देखिए जहाँ पे एक फैक्ट्रीज जनरली लोग कहाँ पे लगाते हैं, या फैक्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर फिर आसपास सारी फैक्ट्रीज ही होती है, वो कमर्शियल एरिया बन जाता है. या ऑफिस एरिया आप देखिए जहाँ पर ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर जनरली लोगों के रेजिडेंशियल नहीं होता है एरिया, वो लोगों के घर नहीं होते हैं. और अगर कोई एक जैसे कि लोग कहीं पर भी कुछ भी बनता है, अगर प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज बन रही हैं तो ज़्यादातर आसपास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज ही होंगी. एक तरह से वो उस जगह को, एरिया को हब बना लेते हैं, एरिया वाइज कर देते हैं उसको अलॉट कि ये एरिया तो कमर्शियल एरिया है या ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज ही है, एक के बाद इंडस्ट्रीज, यानी कि लोगों के घर कम होते हैं. ठीक है, ऐसे ऑफिस स्पेसेस होते हैं कि हम साइबर सिटी गुड़गांव में देखें, साइबर सिटी है वो एक हब है, वहाँ पर लोगों के घर बहुत कम है और सारी ही बिल्डिंग में ऑफिस ही ऑफिस, वो ऑफिस स्पेस एरिया हो गया. तो इन द सेम फैशन इंडस्ट्रियल एरिया हो गया. तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि सपोज सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस है, तो शाम के टाइम, मॉर्निंग के टाइम वहाँ पर इतना जाम होता है जब एवरीबडी इज मूविंग आउट ऑफ द ऑफिस वाइल लीविंग द ऑफिस एट द सेम टाइम. उस टाइम पर बहुत जाम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में. या सुबह सब लोग एक साथ ऑफिस जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में सब नहीं जाना है, उस जगह पर जाम हो जाता है. दैट इज कॉल्ड कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन. तो इंडस्ट्रियल एरिया अगर है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री का एरिया है जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज ही हैं और सुबह को माल आता है, या कोई पर्टिकुलर टाइम में रात को माल आता है कहीं से उतर के, रॉ मटेरियल आता है, कुछ है बड़े बड़े व्हीकल्स में आ रहा है, तो वो कंजेशन प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर एरिया में. यही अगर स्कैटर्ड रहे, ये फैक्ट्री कहीं है, फैक्ट्री कहीं है, तो वो फिर जैम कंजेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ना लग के स्मूथली सारा ट्रैफिक वैसे मूव करे शायद जैसा कि होता है, बट इट डजंट हैपन. अब क्या किसी का, किसी भी पर्सन का, या इवन द गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है कि ट्रैफिक पर, कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट, कहीं पर जाम लग रहा है तो लग ही रहा है, पुलिस कैन ओनली कंट्रोल इट. और कंट्रोल भी कैसे कर सकती है ट्रैफिक पुलिस, ऑल्सो कंट्रोल्स इन अ वे दैट नोबडी इज लाइक कोई भी ऐसे ब्रीच नहीं कर रहा हो ट्रैफिक रूल को, एवरीबडी इज फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल. जितना जल्दी ट्रैफिक को निकाल सकते हैं वो काम वो करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि एकदम से दे वुड बी अ मैजिक कि यहाँ पर कभी जाम लगेगा ही नहीं, ऐसा कुछ कोई कर दे. नोबडी डज इट. जैम इज द प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंजेशन इज अ प्रॉब्लम. इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. इट इज नॉट इन आवर कंट्री, इट इज नॉट इन एनी एरिया स्पेसिफिकली. इट इज हैपनिंग टू it is happening in almost every bigger cities or in the you can say very developed countries also. ये हर जगह का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक कंजेशन हर जगह ही होता है. तो ये भी एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी है कि हम कुछ चीज़ को चाहते हैं कि इस टाइम पर पहुंचे और बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारा शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है. मे बी कोई चीज़ आनी थी, रॉ मटेरियल अवेलेबल करना था रिस्पेक्टिव टाइम में, वो नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट
अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. बहुत सारे लोग शायद ह्यूमन कैपिटल हमारा ऑफिस में बैठ के वेस्ट ही हो रहा हो. अब ऑफिस में एवरीबडी इज देयर, मशीनरीज आर देयर, बट द रॉ मटेरियल इज नॉट देयर, सो प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन टाइम. सो दैट बिकम्स द that leads to the higher cost of the production. So ये सब इसलिए external diseconomies हो गए. ठीक है, clear हो गया. Economies and diseconomies, this particular topic is also completed. Economies and diseconomies. Now if I come back to your syllabus and see, the next topic is okay, so next topic would be concepts of cost of production. उसमें different types of cost है जो हमको पढ़ना है. No, that you can see in the rate answers page itself, not current rate category. So I'm going to share with you the another screen. See, this one is, it is there, right? Current rate 90 reporting is there. Wait a moment. Next topic, cost concepts and types of concepts, types of costs. जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है या टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इसमें ये है कि कॉस्ट बेसिकली होती क्या है और कहाँ कहाँ से कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, एंड कौन कौन से टाइप्स हैं कॉस्ट के, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. I'm going to share it. I hope you can. It should not be domestic, and it should be BPM only. So both the things are not contradicting only. Can you see my screen now? And they will not write any other category. They will write just what category we need. It should be TD49 and it should trigger BPM. This is the scenario. I hope it is visible now, right? Okay, so concept of cost of production. Cost of production basically क्या होता है? Give me a minute. Okay, so we have done economies and diseconomies of scale. I hope everybody is have understood. Everybody has understood the topic. That topic we completed. Now the next topic in your syllabus, if you would refer in module 4, would be this. After this topic, we will have 1 or 2 more topics which are not very big, and we can cover it in 1 or 2 class. So hopefully in 1 week I would be able to complete all this. What about your other days, like time? On Thursday and Friday we don't have classes at this time, right? So do you have any class on Thursdays and Fridays at 10 a.m.? Anybody can reply if. कोई की होती है. समीर, होती है क्लासेस थर्सडे फ्राइडे को भी 10 बजे? कोई और क्लास होती है आपकी? बिकॉज इस टाइम कोई की होती है. होती है. I was thinking if we can have class every day 5 days, so we will have 5 hours at least in a week, and we would be able to cover this syllabus more quickly. Because in other subjects you might have 4 modules, but in economics you have 6 modules. So syllabus is running a little slow in comparison to the other. I was thinking if we can have more classes. Anyways, let's quickly start this cost of production. Now, what is cost of production? We will just understand with the definition or maybe the meaning. Okay, only 10 minutes are left. Let me just click your attendance first and I will quickly start covering this topic too. Give me 1 minute, huh?
ओके, सो कमिंग बैक, हमने प्रोडक्शन, अगर हम बिगिनिंग से देखें, प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, के चारों फैक्टर्स हैं जो कि इनपुट में कॉस्ट हमारी बेयर करते हैं। इन सब की कॉस्ट को टोटल कंसोलिडेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो नाउ वी आर स्टडिंग ऑफिशियली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन की कॉस्ट्स को हम कहाँ कहाँ पर हमारे कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक्चुअली में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले तो हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, एंड आफ्टर दैट कि व्हाट आर द अदर कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड in any production process of any organization or taking place within the economy also. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम बोलते हैं कि ये एक मोबाइल है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है या एक गुड है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर गुड का या प्रोडक्ट का entire sum of different costs involved in order to produce that unit of product is called as cost of production. सिंपल, अगर कुछ भी एक प्रोडक्ट दिखाकर कोई बोलता है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो यानी कि इसको बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, 10,000, 2,000, 2 रुपया, 5 रुपया, वॉट, क्या कॉस्ट, क्या प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका कुछ कॉस्ट रहेगा। और उसके ऊपर कुछ कंपनी अपना मार्जिन रख के, प्रॉफिट का मार्जिन रख के 10%, 20%, सपोज 10 रुपये की कोई चीज़ है, उसको मार्केट में 3 रुपीज़ 30% अपना रख के या 20% 2 रुपीज़ का रख के अपना प्रॉफिट 12 रुपये का वो मार्केट में चीज़ बेचती है उस यूनिट को। सो दैट बिकम्स दी प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है उसमें, अनटिल दी प्रोडक्ट इज सोल्ड, जैसे कि बहुत सारी मार्केटिंग कॉस्ट भी लग गई कि उस चीज़ को एडवर्टाइज करने की कॉस्ट लगी, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल, हालांकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इनडायरेक्टली करना पड़ रहा है चाहे, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। विल रीड दैट, विल स्टडी दैट इन डिटेल इन द टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, बट जनरली जो कैटेगराइज्ड है कॉस्ट वो दो ही चीज़ों में होती है कि एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज मेंट टू बी द टोटल सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो पैसा जो कि हमें चाहिए है किसी भी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, कि बोला जाए 100 हमें मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं या 1000 मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं या एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट, वी कैन टेक अनदर प्रोडक्ट ऑल्सो, कोई अदर गुड भी ले सकते हैं, कि उसकी इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, सिंपल, that is called its cost of production. In economics, the cost of production has a special meaning. It is all the payments or expenditures necessary to obtain the factors of production. इकोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीज़ों को, इन चारों फैक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए जहाँ जहाँ भी हमें पैसा देना पड़ेगा या एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, इज ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी एंटरप्रेन्योर को हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं एक तरह से, वो पर्सन जो इन तीनों अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कंट्रोल करता है और ब्रिंग्स टुगेदर, सबको एक साथ लेकर आता है, और एक्चुअली में ही मेक्स द प्रोडक्शन प्रोसेस हैपन, basically are the cost of production in any organization or in any economy also. Economy की अगर हम बात करें, so there we can understand that the government is the one who is the actual runner, और कंट्री में जितना भी है हमारे पास किसी भी चीज़ को कंट्री के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे आएगा? जो विद इन दी कंट्री हमारे पास पैसा है, लेबर जो उस कंट्री में सिटीजन्स हैं, या लेबर अगर हमें बाहर से भी मंगवाना पड़ रहा है, सो इफ़ वी आर एबल टू अफोर्ड इट, स्पेंड कर पा रहे हैं नहीं है, जो भी कुछ है, so that anything and everything we are paying or spending or making the expenditure of in order to produce any specific quantity of any product is called cost of production. या फिर एक दूसरी डेफिनेशन और भी हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर दोज विच मस्ट बी रिसीव्ड बाय रिसोर्स ओनर्स इन ऑर्डर टू अज्यूम दैट दे विल कंटिन्यू टू सप्लाई देम इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? नाउ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ
से पे हम लगा सकते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, हमने बोला है कि टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर है अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी हम करते हैं, टोटल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे कहीं पर भी करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर हम पैसा खर्च करते हैं, आर दी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट है, मतलब अगर कोई हमने कुछ एक कंपनी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई हमें प्लांट ही इंस्टॉल करना। प्लांट का मतलब यहाँ पर वो पौधे वाला प्लांट नहीं है, यहाँ पर प्लांट का मतलब है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच को, मशीनरी को हमें इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर भी हमें पैसा लगाना पड़ेगा। वेजेस ऑफ द लेबर, वेजेस यानी कि जो लेबर होते हैं, वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस यही होता है, लेबर जो ब्लू कॉलर या जो लो लेवल स्टाफ होते हैं, लेबर्स, वो वेजेस पे काम करते हैं ऑन डेली बेसिस। भी कुछ कंपनीज हैं जो उनको रोज़ के रोज़ सैलरी देती हैं, आज काम किया तो 200 रुपये आज का मिल गया, या जो भी उनका पर डे का कॉस्ट है 300 रुपये आज का मिल गया। एवरी डे काम किया तो पैसा मिल गया, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन पैसा नहीं मिला। सैलरीज आर गिवन, ऑल्सो गिवन टू दी ह्यूमन कैपिटल ओनली, जिसको हम लेबर में ही बात करते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, वो भी लेबर में ही आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, बट दे आर पेड ऑन मंथली बेसिस। सो सैलरीज आर पेड ऑन मंथली बेसिस, वेजेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। तो ये दोनों चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना, स्पेंड करना एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी लेकिन वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस साल में 1 करोड़ रुपए अगर सैलरी पर हमें खर्च करना है तो अगले 10 साल 20 साल तक यही करते रहना पड़ेगा। ये वेरी करेगा एवरी ईयर, सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। रेंट ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग हमने हायर की हुई है, दिस जनरली कम्स अंडर you can say fixed cost, more or less, because we do not keep changing the basically the buildings or the land where the production is actually taking place. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने मार्केट से कुछ पैसा लगा उठाया हुआ है, मे बी शेयर होल्डर्स के थ्रू, डिवेंचर होल्डर्स के थ्रू, या बैंक से लोन लेके, क्योंकि अपने पास अगर पैसा नहीं है फिर भी मार्केट से पैसा उठाकर हम बिजनेस में लगाते हैं, सो दैट इज कैपिटल। रेस करना मार्केट से, लेकिन वो पैसा हमें ऐसे फ्री में नहीं मिल जाता, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो, दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। सो उस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी हमने पैसा खर्च करना है। वेयर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इन बिल्डिंग, वेयर एंड टीयर क्या होता है? वेयर एंड टीयर होता है any loss incurred, any loss incurred or any you can say devalue होना किसी भी चीज़ का because of its usage। यानी कि कोई एक सपोज प्रोडक्ट है हमारे पास, हम कार यूज़ करते हैं सपोज, या गुड है हमारे पास, या फ़ोन है या कुछ भी है, उसको यूज़ करते करते जो नॉर्मली उसका वैल्यू कम होता है या कुछ ना कुछ लॉस होता है बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज, उसकी लाइफ कम होती है, तो वो नॉर्मली वेयर एंड टियर बोलते हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हम इकोनॉमिक्स में उसको वेयर एंड टियर ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू अगेन फ्रॉम द like from tomorrow in the next class. This class is about to over. Cost of production, I will quickly try this topic to cover in your next class by tomorrow itself, so that we cover all the types of costs and all the elements of the costs as well. So for today, thank you so much for your time and have a good day. Goodbye everyone. Bye.